नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी अगली यूनिट पर। और अपनी जो अगली यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी। अगली यूनिट है अपनी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम चर्चा करें साथियों, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो शब्द और एक टेक्निक शब्द। एक शब्द कौन सा है? बायोस शब्द। और बायोस का अर्थ होता है जैविक, जीवों से संबंधित, जैविक। और एक शब्द क्या है? टेक्निक है। और टेक्निक का मतलब होता है तकनीक। टेक्निक, टेक्निक का मतलब क्या है? तकनीक होता है। टेक्निक का मतलब क्या होता है साथियों? तकनीक होता है। और लोगेस का मतलब सबको पता है, अध्ययन होता है। लोगेस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो बायोटेक्नोलॉजी इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें बायोस का अर्थ होता है जैविक, टेक्निक का अर्थ होता है तकनीक, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जैविक तकनीक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही शाखा क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी की जो अवधारणा दी, ये किनके द्वारा दी गई? अवधारणा। बायोटेक्नोलॉजी की जो अवधारणा दी गई, ये कार्ल इरेकी द्वारा दी गई। के द्वारा? कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी द्वारा जो है वो अवधारणा दी गई। और इन्होंने ये कहा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण के लिए कार्य करना। इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का मूल उद्देश्य, बायोटेक्नोलॉजी का मूल उद्देश्य कार्ल इरेकी के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है साथियों? मानव कल्याण के लिए कार्य करना। उद्देश्य मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। मानव कल्याण के लिए क्या करना है? कार्य करना है। और वो भी जैविक तकनीक के माध्यम से। वो भी के माध्यम से, जैविक तकनीक के माध्यम से। वो भी जैविक तकनीक के माध्यम से, जैविक तकनीक के माध्यम से। तो जैविक तकनीक के माध्यम से जो है हम मानव के कल्याण के लिए कार्य करें, तो वही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है, कार्ल इरेकी के अनुसार। साथियों, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अभियांत्रिकी तकनीकी है, इन सभी का जो उपयोग है वो मानव कल्याण के लिए किया जाता है। और यही किसमें शामिल होती है? जैव प्रौद्योगिकी में शामिल होती है। याद रहे, क्रायोजेनिक एक शब्द आया था जो 1990 में यूएसए जो है अमेरिका, उसने कपास में क्रायोजिन डाला था। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के तहत एक नोट लगा लो। बायोटेक्नोलॉजी के तहत क्रायोजिन, क्रायोजिन। और ये जो क्रायोजिन है ये 1990 में, क्रायोजेनिक कर दो इसको, क्रायोजेनिक जो शब्द है ये 1990 में यूएसए द्वारा, यूएसए द्वारा किस में डाला गया था? अमेरिका के द्वारा कपास के अंदर डाला गया था, जिसे हमने बीटी कपास नाम देंगे आगे चल के। तो कपास में क्रायोजिन डाला। तो क्रायोजेनिक शब्द 1990 में आया। और यूएसए के द्वारा क्रायोजिन कपास में, क्रायोजन किस में डाला गया? कपास में डाला गया, यानी उसको जेनेटिकल मॉडिफाई किया गया। जब भी हम किसी जीव में कोई बाहर से जीन वगैरह डालकर और उसके लक्षणों में परिवर्तन करते हैं साथियों, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहलाता है? ये जीएमओ कहलाता है। कि वो नया जीव जिसको हमने आनुवंशिक रूप से बदल दिया है, वह जीव जिसमें हमने बाह्य कोई नए जीन, जो लक्षणों के जीन जो है वो डाल दिए हैं, तो वो जीव जीएमओ कहलाएगा, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है। यदि हम बायोटेक्नोलॉजी के विकास क्रम पर हम बात करें, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी की जो परंपरागत तकनीक क्या है, पहले तो उनको हम देख लेते हैं। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
चलिए बायोटेक्नोलॉजी का विकास क्रम देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कैसे प्रारंभ हुई। देखो बायोटेक्नोलॉजी का विकास क्रम, बायोटेक्नोलॉजी का विकास क्रम, बायोटेक्नोलॉजी के विकास क्रम की बात करें तो जो सबसे पहले जो प्रारंभिक तकनीक है उन पर हम नजर डालते हैं। तो जो प्रारंभिक तकनीक है बायोटेक्नोलॉजी की, प्रारंभिक तकनीक, इन प्रारंभिक तकनीकों में देखिए क्या क्या शामिल है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे प्रारंभिक तकनीकों में एक तो आ गया क्या करना, दूध से दही का निर्माण करना। दूध से, देखो दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही का निर्माण होना, से दही का निर्माण होना। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। कौन सी क्रिया काम में आ रही है इसमें, किण्वन की क्रिया काम में आ रही है और लैक्टोबैसिलस जीवाणु बन रहे हैं इसमें। तो ये किण्वन, ये किण्वन क्रिया हो रही है। इसके अलावा परंपरागत तकनीकों में बायोटेक्नोलॉजी में अगर अपन देखें तो शराब का निर्माण, दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं शराब का निर्माण, शराब का निर्माण। और जो शराब का निर्माण है ये भी किस विधि के द्वारा हो रहा है, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है, किण्वन के द्वारा हो रहा है। पदार्थों को सड़ा गला के अल्कोहल बनाया जा रहा है। और एक जो विनेगर है, सिरका है, ठीक है, जो आचार मुरब्बा आदि के संरक्षण के लिए काम में लिया जाता है, का निर्माण भी प्रारंभिक बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। सिरका का निर्माण, सिरका का निर्माण। और इस सिरका का उपयोग किस में कर रहे हैं, सिरका का उपयोग कर रहे हैं अचार मुरब्बे, अचार व मुरब्बे के संरक्षण में, मुरब्बे के संरक्षण में, अचार और मुरब्बे के संरक्षण के लिए विनेगर डालते हैं हम, सिरका डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, दूध से दही का निर्माण होना, शराब का निर्माण, सिरके का निर्माण, ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रोसेस है। लेकिन ये परंपरागत तकनीकें हैं। कौन सी तकनीकें, ये परंपरागत तकनीकें हैं। तो ये तो हो गई परंपरागत तकनीकें। अब बात करते हैं कि जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी है, वो क्या है उसकी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये तो हो गई प्रारंभिक तकनीक। अब हम बात करते हैं किसकी, आधुनिक तकनीक की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए आधुनिक तकनीक, हेडिंग लगाइए साथियों आधुनिक तकनीक, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी। तो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले नाम लेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक था, उस कवक का उपयोग करके इन्होंने पेनिसिलिन नामक जो एक दवा है, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका इन्होंने निर्माण किया था। और ये पेनिसिलिन जो है साथियों, ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन बायोटेक्नोलॉजी का पहला उत्पाद है, बायोटेक्नोलॉजी का पहला उत्पाद माना जाता है आधुनिकता में। ठीक है, आधुनिकता में बायोटेक्नोलॉजी का पहला उत्पाद कौन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। तो हम यहां पर आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात करेंगे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में आप लिखिए, इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए लिखिए, इन्होंने सर्वप्रथम, इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलियम, इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम नामक, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक का उपयोग कर, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक का उपयोग कर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का निर्माण किया। पेनिसिलिन का क्या किया, निर्माण किया, पेनिसिलिन का निर्माण किया। यह है पेनिसिलिन, यह पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मॉडर्न
बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछे कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जो पहला प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो क्या है? तो वो है पेनिसिलिन। क्या है साथियों? पेनिसिलिन है। अब यहां पर हम बात करें जेनेटिक्स के अंदर, हम बात करेंगे तो जेनेटिक्स में डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। पहले ये नोट करो, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक का उपयोग कर पेनिसिलिन का निर्माण किया था। यह पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पहला उत्पाद है। तो क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का साथियों पहला उत्पाद है, नोट करें। अब देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का आधार क्या है? तो यहां लिखें बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी के आधार की अगर हम बात करें, तो देखिए मामला क्या होगा। बायोटेक्नोलॉजी का जो आधार है साथियों, ये आधार क्या है? तो ये जीन इंजीनियरिंग इसका आधार है। क्या है इसका आधार? क्या है? जीन इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का आधार क्या है? जीन इंजीनियरिंग जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या है? आधार है। इस जीन इंजीनियरिंग के अंदर जीवन स्तर पर परिवर्तन किया जाता है और डीएनए की संरचना में फेरबदल किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? जीवन स्तर पर परिवर्तन, जीव के जीवन स्तर पर परिवर्तन कर दिया जाता है। जीवन स्तर पर, जीवन स्तर पर परिवर्तन, जीवन स्तर पर परिवर्तन किया जाता है। और साथ में एक और कार्य किया जाता है, डीएनए में फेरबदल किया जाता है। डीएनए की संरचना में क्या कर दिया जाता है? तो डीएनए की संरचना में फेरबदल कर दिया जाता है। इसमें जीन इंजीनियरिंग में डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में फेरबदल, डीएनए की संरचना में क्या किया जाता है? फेरबदल किया जाता है। डीएनए की संरचना को काट पीट कर दूसरे डीएनए के साथ मिलाकर, जोड़कर, और इस तरह से इसकी संरचना में फेरबदल किया जाता है मित्रों। और ये जो जेनेटिक शब्द है, इस जेनेटिक शब्द की हम बात करें तो जेनेटिक्स में जो डीएनए है, ये मुख्य आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का डीएनए जो है वो क्या है? मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, के आनुवंशिक, के आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, जेनेटिक्स में डीएनए जो है ये क्या है? मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। और ये जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, इसके बारे में 1953 में, सन 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसके लिए एक मॉडल बताया था, जिसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। साथियों, इस डीएनए का क्या बताया था? मॉडल। क्या बताया था? मॉडल। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने बताया था। कब बताया था? तो ये बताया था 1953 में। कब बताया था? 1953 में। उस मॉडल का नाम क्या दिया? डबल हेलिक्स, बोले तो द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल उसको नाम दिया। तो प्रश्न पूछे कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 में, 1953 में दिया था। इसकी पुष्टि किसने की थी? तो विल्किंसन जो है, उन्होंने द्विकुंडलित मॉडल की पुष्टि की थी। साथियों, वाटसन क्रिक को डीएनए के इस द्विकुंडलित मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर आगे आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे देखिए। तो जेनेटिक्स, डीएनए मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का मॉडल दिया वाटसन क्रिक ने 1953 में, द्विकुंडलित मॉडल दिया। इस द्विकुंडलित मॉडल की पुष्टि किसने की? तो यहां लिखेंगे मॉडल की पुष्टि, डीएनए के मॉडल की पुष्टि, डीएनए के मॉडल की पुष्टि की, डीएनए के मॉडल की पुष्टि किसने की? विल्किंसन। किसने की? विल्किंसन।
विल्किंसन ने डीएनए के मॉडल की क्या की साथियों, पुष्टि की। और वाटसन और क्रिक को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। वाटसन व क्रिक को, वाटसन व क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए, डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन और क्रिक को डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया साथियों। ठीक है, और हम बात कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का आधार कौन है, तो बायोटेक्नोलॉजी का आधार जीवन स्तर पर परिवर्तन है और साथ में डीएनए की जो संरचना है उसमें फेरबदल करना है। ठीक है, यस। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो एक शब्द आता है कोशिका का आकार। कई बार आपको कोशिका का आकार पूछ लेता है, तो ये भी आप थोड़ा माइंड में रख लेना यहाँ पर, कोशिका का आकार। क्योंकि सारा का सारा आनुवंशिक पदार्थ कहाँ होगा, कोशिका में। कोशिका में कहाँ होगा, केंद्रक में होगा। कहाँ होगा, केंद्रक में। इसलिए कोशिका का आकार अगर आपसे पूछ ले कि किस आकार पर जो है ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, तो ये है 10⁶। कितनी है, 10⁶ नैनोमीटर से 10⁻⁻6 नैनोमीटर से 10⁻⁻8 नैनोमीटर, 10⁻⁻6 नैनोमीटर से 10⁻⁻8 नैनोमीटर, जो कि बहुत बहुत सूक्ष्म जो है वो संरचना है। इस पर जो है ये बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है साथियों, कार्य कर रही है। ठीक है, तो आपको कोशिका का आकार पूछे तो 10⁻⁻6 नैनोमीटर से 10⁻⁻8 नैनोमीटर जो है वो इसका आकार होता है। और इसके बाद जो है 1971 में जाकर क्या हुआ, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वर्नर आर्वर, वैज्ञानिक जिनका नाम था वर्नर आर्वर। इन्होंने डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम की खोज की, जो क्या काम करता है, डीएनए को काटने के लिए उपयोगी था, जिसे आणविक कैंची कहा गया। ठीक है, इसके बाद इसी श्रृंखला में आगे चलेंगे तो कौन आए, तो 1971 में आए वर्नर आर्वर। तो यहां लिखे 1971 वर्नर आर्वर। वर्नर आर्वर क्या किया इन्होंने, डीएनए रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, प्रतिबंधित जो एंजाइम है उसकी खोज की इन्होंने। डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम, डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम की खोज इन्होंने, डीएनए रेस्ट्रिक्ट एंजाइम की खोज की। डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम जो है ये डीएनए को काटने के काम आता है, डीएनए को काटने के काम में लिया जाता है, डीएनए को काटने के काम में लिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम को आणविक कैंची, आणविक कैंची या आणविक चाकू, आणविक कैंची या आणविक आणविक कैंची या आणविक कैंची या आणविक क्या कहा जाता है, आणविक चाकू, मोलिक्यूलर सीजर या मोलिक्यूलर नाइफ कहा जाता है। आणविक चाकू इसको कहा जाता है, किसको, प्रतिबंधित एंजाइम को, जिसकी खोज किसने की, 1971 में वर्नर आर्वर ने की थी, डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम की, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज। ठीक है, यस। एक एंजाइम और आया जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइगेज। और लाइगेज एंजाइम दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, उसको डीएनए का सिवनीकार कहते हैं, सिलने वाला कहते हैं, जोड़ने वाला कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एंजाइम याद रखना, डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम, और दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइगेज एंजाइम। तो अब लिखेंगे लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या है, डीएनए का सिवनीकार है, सिवनीकार मतलब सीलने वाला है, जोड़ने वाला है। तो दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो लाइगेज एंजाइम ही काम में लिया जाता है, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम में हम क्या लिखेंगे, यह एंजाइम दो डीएनए खंडों को, दो डीएनए खंडों को जोड़ने का, यह एंजाइम दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। एक बात और लिखेंगे, इस एंजाइम को डीएनए का सिवनीकार, इस एंजाइम को डीएनए का सिवनीकार
यानी सीलने वाला, सीलने वाला, सीलने वाला कहा जाता है, सीवनीकार कहा जाता है। अर्थात ये क्या करता है, दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। एंजाइम क्या करता है साथियों, दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। नोट करें। एक टेक्निक आई डीएनए पुनः संयोजी तकनीक, 1990 में आई। तो अब लिखो 1990, 1990 डीएनए पुनः संयोजी तकनीक, डीएनए पुनः संयोजी तकनीक, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी क्या थी देखो, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी क्या थी, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है कि दो वांछित डीएनए खंडों को आपस में जोड़ा जाता है और नया डीएनए बनाया जाता है, जिसे रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनः संयोजी डीएनए कहते हैं। यानी संरचना में फेरबदल कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें इस तकनीक में, ऐसे लिखो इसे, इस तकनीक में डीएनए की संरचना में, इस तकनीक में डीएनए की संरचना में फेरबदल, डीएनए की संरचना में फेरबदल करते हैं। इसमें दो वांछित डीएनए खंडों को जोड़कर, दो वांछित डीएनए खंडों को, दो वांछित डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए, एक नया डीएनए बनाया जाता है, जिसे पुनः संयोजी डीएनए, जिसे पुनः संयोजी डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। पुनः संयोजी डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। किसे, रिकॉम्बिनेट डीएनए को। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आई थी पुनः संयोजी तकनीक, जो आई 1990 में। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। फिर 1978 में आई आईवीएफ तकनीक। 1978 में क्या आई, आईवीएफ तकनीक आई। नाइनटीन 1978 देखो, 1978 आईवीएफ तकनीक। और ये जो आईवीएफ तकनीक थी, ये कहलाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन मतलब क्या है कि जब मादा के शरीर में अंडे का निषेचन नहीं होता है, तो उसे निकाल के प्रकनली में उसको जो है वो उपयुक्त नर के शुक्राणु से क्या करवा लिया जाता है, निषेचित करवा लिया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है साथियों, पात्रे निषेचन किया जाता है। तो इससे उत्पन्न होने वाला जो शिशु है वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। तो लिखो, इस तकनीक से, इस तकनीक से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला शिशु टीटीबी कहलाता है। क्या कहलाता है, टीटीबी। टीटीबी बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी, टीटीबी बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी, बोले तो परखनली शिशु, परखनली शिशु क्या कहलाता है, परखनली शिशु कहलाता है। और ये टेक्निक कहाँ सबसे पहले, तो यह तकनीक ब्रिटेन में, यह तकनीक सर्वप्रथम, यह तकनीक सर्वप्रथम ब्रिटेन में, ब्रिटेन में
लाई गई। ठीक है, और जो पहला प्रकनली शिशु था, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था, वो था लुइस जोई ब्राउन। लुइस जोई ब्राउन। इस तकनीक से जो पहला शिशु उत्पन्न हुआ, लुइस जोई ब्राउन, जिसका जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ? 1978 में। कब हुआ? 1978 में। और भारत का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कौन था? बेबी हर्षा। बेबी हर्षा। ठीक है, बेबी हर्षा। देखो दुर्गा भी कई बार लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वो दुर्गाष्टमी के दिन उत्पन्न हुई थी, इसलिए दुर्गा नाम भी लिख देते हैं। बाकी बेबी हर्षा नाम है, वैसे वास्तविक नाम कन्नुप्रिया अग्रवाल इनका। तो बेबी हर्षा जो है वो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। इनका जन्म कहाँ हुआ? भारत में, चेन्नई में। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। और कब हुआ? 1986 में। 1986 में हुआ, नोट करें। फिर आई 1996 में एक और तकनीक। इस तकनीक का नाम है क्लोनिंग। का नाम क्या है? क्लोनिंग है। हो गया? चलिए अब लिखेंगे 1996 में आई क्लोनिंग तकनीक। 1996 क्लोनिंग तकनीक। आगे बात करते हैं इसकी। देखो 1996 क्लोनिंग तकनीक। क्लोनिंग तकनीक आई। क्लोनिंग तकनीक जो है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये क्लोनिंग तकनीक सबसे पहले कहाँ आई? यस, क्लोनिंग जो तकनीक है, ये क्लोनिंग तकनीक जो है ये 1996 में। और जनक कौन थे इसके? तो डॉक्टर, देखो, रोजलिन विश्वविद्यालय थे, और रोजलिन विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के प्रोफेसर थे। ठीक है, और उन्होंने, नाम था जिनका डॉक्टर इयान विल्मुट। इयान विल्मुट। ठीक है, इन्होंने भेड़ में क्लोनिंग की। सबसे पहले किसमें? भेड़ में क्लोनिंग। भेड़ में क्लोनिंग की। और जो पहला क्लोन था, फर्स्ट क्लोन किसका? वो था भेड़ का। फर्स्ट क्लोन किसका? भेड़ का, जिसका नाम क्या था? डोली। क्या नाम रखा गया? डोली। और जो सेकंड जो क्लोन था साथियों भेड़ का, सेकंड क्लोन, ये भी किसका था? भेड़ का था। किसका था? भेड़ का। इसका नाम क्या रखा गया? पोली। एक बंदर का क्लोन भी बनाया गया था, और जो बंदर का क्लोन था, बंदर का क्लोन, इस बंदर के क्लोन का नाम क्या रखा गया? पोली रखा गया। बंदर के क्लोन का नाम क्या रखा गया मित्रों? तो बंदर के क्लोन का नाम रखा गया था पोली। ठीक है, क्या रखा गया था? पोली। इसमें भी आगे हम विस्तार से बात भी करेंगे। इसके बाद सन 1990 से लेकर 96 में एक टेक्निक आई जिसे जीएमओ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जीएमओ नाम दिया गया। तो 1990 से 96 जीएमओ। अगर इतना आपने नोट कर लिया तो जीएमओ के बारे में बात करते हैं। देखो जीएमओ 1990-96 में आई थी, लेकिन भारत में 2002 में आई थी। 1990 से 96 में एक टेक्निक आई जिसका नाम क्या था? जीएमओ। क्या नाम था? जीएमओ तकनीक। इस जीएमओ तकनीक की हम बात करें तो इसका पूरा नाम है जेनेटिकल। इसका पूरा नाम क्या है साथियों? जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जेनेटिकल जेनेटिकल मॉडिफाइड जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आनुवांशिक, हिंदी में इसको कहते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या कहते हैं इसको? आनुवांशिक रूपांतरित क्या कहते हैं? जीव कहते हैं इसको। ठीक है, और सबसे पहले जो जीएमओ बना ना, प्रथम जीएमओ, तो प्रथम जीएमओ था फ्लावर सावर। क्या था? फ्लावर सावर। और ये फ्लावर सावर है क्या एक्चुअल में? ये है टमाटर। क्या है? टमाटर। तो पहला जो जीएमओ बनाया गया, वो पहला जीएमओ पादप कह दो या पहला जीएमओ जीव कह दो, वो फ्लावर सावर था, ये टमाटर था। ठीक है, और भारत में जो आई ना, ये 2002 में आया, बीटी कपास के थ्रू आया था ये भारत में। तो इसी में हम आगे और भी बात करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल हैं जीएमओ के उदाहरण, जीएमओ के एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। तो जैसे बीटी कपास की इसका उदाहरण है। जैसे बीटी बैंगन, तो बीटी बैंगन भी इसका उदाहरण है। जैसे सुपर पोटैटो, इसके अलावा गोल्डन राइस। इसके अलावा और हम बात करें जीएमओ के एग्जाम्पल में, तो रोजी गाय। इसके अलावा ओनको माउस। क्या है? ओनको माउस, ये चूहा था। ठीक है, ये चावल है, ये गाय है, पोटैटो आलू है, बैंगन है, ये कपास है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जीएमओ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण क्या है, यहां से आगे की जो चर्चा है वो अपन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो अगले सेशन में जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण, लाल जैव प्रौद्योगिकी क्या है, सफेद जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके लेवल के एग्जाम पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरी उम्मीद। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।